डिविडेंड decision. Okay, now this chapter is actually an easy chapter. एक easy chapter ही है. अच्छा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एग्जाम के एंगल से देखेंगे तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. सर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. रीजन, इसमें से 5 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है. 5 to 6 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आता है. तो वैसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अच्छा, ये चैप्टर अर्लियर इट वाज देयर इन फाइनल सीए बिफोर May 18. ठीक है, May 18 के बाद वो अभी यहाँ सिलेबस में आया हुआ है. ठीक है, तो ये चैप्टर फाइनल सीए में था, अभी हमको इंटर में इसको पढ़ना है. एनीवेज, क्या पढ़ता है हम इस चैप्टर में? जब मैंने एफएम का पहला लेक्चर शुरू किया था, तब तुमको बताया था कि कंपनी में बहुत सारे फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं. क्या बोला मैंने? फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंस, डिसीजन रिलेटेड टू मनी. उसके अंदर 3 मेजर डिसीजन थे, इफ यू रिमेंबर. पहला, हाउ टू रेज मनी. हाउ टू रेज मनी, हाउ टू रेज फंड्स व्हेन कंपनी रिक्वायर्स मनी. ये पहला डिसीजन, बराबर है. दूसरा डिसीजन, हाउ टू अलोकेट दैट मनी. पहले हाउ टू रेज मनी, पैसा कहाँ से आएगा, फिर वो पैसा हम बिजनेस में यूज करते हैं. सेकेंड डिसीजन, हाउ टू यूज दैट मनी, हाउ टू अलोकेट दैट मनी. सेकेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन. वैसे छोटे मोटे बहुत डिसीजन होते हैं, ये मेजर डिसीजन की बात कर रहा हूँ. फिर हमने अलोकेट किया, फंड्स अलोकेट किया, बिजनेस चालू हो गया. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. फिर थर्ड फाइनेंसिंग डिसीजन इज हाउ टू यूज द प्रॉफिट मनी. क्या बोला मैंने? हाउ टू यूज द प्रॉफिट मनी. अच्छा, मतलब बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस शुरू होने के बाद प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो वो है डिविडेंड डिसीजन. प्रॉफिट का इस्तेमाल कंपनी क्या करता है? डिविडेंड देता है. तो कंपनी उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दे, कितना प्रॉफिट रिटेन करे, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइनेंसिंग डिसीजन है. गेटिंग इट? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेंशन है. क्या होता है, अगर समझो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया डिविडेंड, बिल्कुल नहीं दिया, पूरा का पूरा प्रॉफिट रिटेन किया. सर क्यों? उसको री इन्वेस्ट करके ग्रोथ होगा. हाँ, लेकिन बिल्कुल डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर्स आर नॉट हैप्पी. अच्छा, कंपनी ने 1 रुपया भी रिटेन नहीं किया, सारा का सारा डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी ग्रो नहीं करेगा. मतलब ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड डिविडेंड देना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. शेयर होल्डर को खुश भी रखना है. तो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में यही डिसीजन लेते हैं कि डिविडेंड देना, नहीं देना, कैसे देना, कितना देना, वो सब. एनीवेज, हमारा कैलकुलेशंस है इस चैप्टर में. ओके, नो डाउट. मैंने बोला कि डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजन, लेकिन हमको चैप्टर में बेसिकली फॉर्मूलाज पढ़ना है. ओके, बहुत बेसिक लेवल पे ये चैप्टर है हमको. ठीक है. डिविडेंड, डिविडेंड देने से शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है कि डिविडेंड देने से क्या होता है. शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है, शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी व्हेन वी डिड द इनिशियल चैप्टर, स्टार्टिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो सब चैप्टर में बताया था मैंने कि कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन हो कंपनी में, द बेसिक एम इज ऑलवेज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. याद है? कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन हो, कंपनी को क्या सोचना है? शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ना चाहिए, बस. शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाओ, दैट इज द ओनली मेन एम डिसीजन. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे ना हमको कुछ थियरीज पढ़नी है. मैंने बोला फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है. अराउंड 5 मार्क का सम यू कैन एक्सपेक्ट. जो तुम्हारे एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है ना, 20 मार्क का कंपलसरी, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आता है. इस पर 20 मार्क का कंपलसरी, उसमें 4 करना होता है, 5 5 मार्क के 4 होते हैं. तो उसमें से एक क्वेश्चन डिविडेंड डिसीजन में से आता है. फ्रीक्वेंटली वो लोग पूछ रहे हैं. ठीक है. सो वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस थियरी, दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंफर्म. ओके, अभी इसके अंदर 2 पार्ट है. हम जितने भी फॉर्मूला बेस्ड, मैंने बोला फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है,
तो फॉर्मूलाज जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिविडेंड रेलेवेंस थियरी, डिविडेंड रेलेवेंस थियरी। रेलेवेंस थियरी सर मतलब डिविडेंड देने से शेयर प्राइस को फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं रेलेवेंस थियरी। ओके। और डिविडेंड देने से शेयर प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड देने से शेयर प्राइस को फर्क पड़ सकता है लेकिन वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इररेलेवेंस थियरी। थियरी लिखा है क्योंकि उसमें एक ही है। ओके। डिविडेंड रेलेवेंस थियरी मतलब डिविडेंड देने नहीं देने से शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे फर्क पड़ता है। इररेलेवेंस थियरी मतलब डिविडेंड देने नहीं देने से शेयर होल्डर्स के वेल्थ को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे थियरीज हमने डिवाइड की है। अच्छा, इररिलेवेंस थियरी मतलब डिविडेंड दो के मत दो, शेयर होल्डर्स वेल्थ इज नॉट अफेक्टेड। इसके अंदर एक है एमएनएम थियरी, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। करेक्ट, ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में भी पढ़ा है। बराबर है, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में भी पढ़ा है इसको। तो ये वही एमएनएम है लेकिन यहाँ पर डिविडेंड का थियरी है। ठीक है। अच्छा, रेलेवेंस थियरी में हम क्या पढ़ते हैं? रेलेवेंस थियरी में है वॉल्टर्स मॉडल। Okay, we are going to study Gordon's model. Okay, Lintner's model, Lintner's model. Okay, then we have one Graham and Dodd model. Okay, and then one more we will cover, that is called residual approach. Okay, तो ये सब मॉडल के हिसाब से कैलकुलेशंस है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, ऐसे बहुत वास्ट कैलकुलेशंस है ऐसा नहीं है। तो दिस इज अवर सिलेबस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन, लिंटनर, ग्रामन डॉट रेसिड्यूल और डिविडेंड इररिलेवेंस थियरी में एक ही है एमएनएम अप्रोच, एमएनएम थियरी। ओके, तो ये अपना चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। ठीक है। ये फॉर्मूला किस बात की है सर? फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द शेयर प्राइस, फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द शेयर प्राइस, एस्टिमेट द शेयर प्राइस। उसमें से एक तुम ऑलरेडी कर चुके हो, लेट मी टेल यू सर। कौन सा? ये वाला देखो, गॉर्डन्स मॉडल। सर वो कौन सा मॉडल है, याद है तुमको? मैंने बोला D1 अपॉन के माइनस जी, P0 इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, हमने ऑलरेडी कर दिया है, ऑलरेडी वी हैव डन दिस। ठीक है, तो ग्राम एंड डॉट मॉडल, लिंटनर और वॉल्टन, ये नया है कुछ। एमएनएम भी नया है, हमने जो एमएनएम किया वो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी अलग है, ये डिविडेंड का कुछ कैलकुलेशन उसका अलग है। ओके चलो, तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज वॉल्टर्स मॉडल। ओके, चलो देखो हमारी टेक्स्ट बुक में डिविडेंड डिसीजंस मैंने जो भी डिस्कस किया वही है, एक बार देख लो, बाद में हम वॉल्टर्स मॉडल मैंने बोला स्टार्ट करते हैं। हाउ मच इक्विटी डिविडेंड टू पे वन फॉर इज वन ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजन। पहला कौन सा बोला मैंने? वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, वेयर टू हाउ टू रेज द मनी। दिस इज डन इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर, दिस इज डन इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, हाउ टू रेज मनी। ओके, वो था ना प्लान, तीन प्लान था, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, ऐसे अलग अलग प्लान में से सिलेक्शन करना था वो। ठीक है। बाद में हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ थियरीज रिगार्डिंग रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, डिटरमाइनिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। In determining shareholders wealth, one is dividend policy will affect shareholders wealth, will affect, उसमें कौन सा? ये लंबा लिस्ट। तो मेजॉरिटी ऑफ देम से दैट डिविडेंड देने नहीं देने से शेयर होल्डर्स के वेल्थ को अफेक्ट होता है। ओके, एक्सेप्ट ये एमएनएम। और ठीक है, और सेकंड क्या था? डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, दैट इज एमएनएम। बराबर। तो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वॉल्टर्स। चलो डन। ठीक है, वॉल्टर्स मॉडल। अच्छा, वॉल्टर ने शेयर प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है सर?
डी प्लस आर अपॉन के ब्रैकेट में ई माइनस डी, करेक्ट, होल अपॉन वापस के. दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय वॉल्टर. ये फॉर्मूला वॉल्टर ने दिया हुआ है. सर इसके अंदर डी क्या है? डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड. डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिविडेंड. अच्छा, उसमें पहले तो P0 क्या है? P0 मतलब करंट शेयर प्राइस. करंट शेयर प्राइस. ओके, यू कैन राइट डाउन दिस. लिख सकते हो तुम साथ में. D stands for what? Dividend. E stands for what? Obviously earning per share. बराबर है. R क्या है? R is return on equity. Okay, and K stands for what? K stands for cost of equity, or I can say expected return by equity shareholders. Expected return by equity shareholders. Expected returns by equity shareholders. ओके, चलो अब सुनना. देखिए वैसे ये फॉर्मूला है ना, दे विल नेवर आस्क यू कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ. सीधा फॉर्मूला यूज करना है, आंसर हमको आने वाला है. लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसको अगर तुम बोलो तो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है मैं तुमको समझाऊं. आर यू इंटरेस्टेड? तो बताता हूं. अदरवाइज क्या है कि एग्जाम में फॉर्मूला यूज करो आंसर आ जाते हैं. कुछ एग्जाम में थोड़ी पूछने वाले फॉर्मूला किधर से है. यू गेटिंग इट? ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे मिला थोड़ा सा मैं समझाता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे हम कि फॉर्मूला कैसे मिला, क्या लॉजिक है उसका. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे. अच्छा मेरी बात सुनो. दूसरी बात, बिफोर आई स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज आर एंड के? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो या एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर बोलो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो अभी तुम कंपनी हो, सॉरी तुम समझो शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूं सपोज. तुम्हारा पैसा कंपनी को देते हो, बराबर है, और कंपनी वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. अच्छा, तुम जो कंपनी के पास से एक्सपेक्ट करते हो कि सर इतना हमको चाहिए, वो के है. समझो तुम 10% कंपनी से मांगते हो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे. तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आई एम ए कंपनी, राइट, तो मैं तुमको 10% कमा के दूं, तुमको 10% रिटर्न मेरी कंपनी से मिले. ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है. ये है के. अब तुम्हारा पैसा कंपनी इन्वेस्ट करता है. तुम्हारा पैसा कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और कमाता है. समझो उस पैसे पे कंपनी ने 12% कमाया. दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी. उसको क्या बोलेंगे हम? रिटर्न ऑन इक्विटी. तो तुमने तुम्हारा पैसा कंपनी को दिया, उस पे तुम जो एक्सपेक्ट करते हो वो के है. तुम्हारे पैसे पे कंपनी जो कमाता है वो आर है. फर्क है दोनों में. ठीक है, तुमने 10% एक्सपेक्ट किया, मैंने तुम्हारे पैसे पे 12% कमा के दिया, तो 12% इज आर. गेटिंग इट? तो आर कैन बी ग्रेटर देन के, आर कैन बी लेस देन के. ओके, तो वॉल्टर का जो फॉर्मूला है उसका मेन पार्ट ये आर और के का रिलेशन है. ठीक है, चलो अभी थोड़ा फॉर्मूला के डेरिवेशन पे जाते हैं. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विथ द फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग, एक बात समझते. देखो लो क्या, एनीथिंग विच इज परपेचुअल, एनीथिंग विच इज परपेचुअल बोला मैंने, परपेचुअल, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनीथिंग विच इज परपेचुअल, हमने कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंटिंग किया है, वी हैव डन डिस्काउंटिंग. ओके, तो कोई भी चीज जो परपेचुअल है, इनफाइनाइट है, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्योंकि देखो कोई भी एसेट हो, जैसे कैपिटल बजटिंग में हमने किया मशीन, अभी हमको मशीन खरीदना है, तो वो मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए?
उसके लिए हमने क्या किया, पीवीसीआई निकाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। सर वो क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, हमने सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट किया था, करेक्ट, कमाई कैश इनफ्लो को डिस्काउंट किया, पीवीसीआई मिला। तो मशीन के पीवीसीआई मिलता है, समझो 10 लाख रुपया, पीवीसीआई 10 लाख, ये क्या है, मशीन का वर्थ है। फिर हमने देखा पीवीसीओ कितना है, अगर मशीन का कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है, समझो 12 लाख है, तो एनपीवी नेगेटिव है ना, पीवीसीआई 10 लाख, पीवीसीओ 12 लाख, तो एनपीवी नेगेटिव, हमने ना बोला नहीं खरीदना है। अच्छा, पीवीसीआई 10 लाख आया और पीवीसीओ 8 लाख आया, मतलब 2 लाख का एनपीवी पॉजिटिव, हमने बोला हाँ खरीदना है। का मतलब क्या है, वो जो पीवीसीआई निकाला ना तुमने, वो 10 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया मशीन का वर्थ है। तो कैसे मिला हमको वो 10 लाख, कैसे मिला, जितने भी कैश फ्लोस, कैश इनफ्लो उस मशीन में से मिल सकते हैं फ्यूचर में, उसका पीवी निकाला तुमने, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, बराबर है। और डिस्काउंट किया, व्हाट रेट, एट एक्सपेक्टेड रेट, योर एक्सपेक्टेड रेट, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किया था, याद करो। वैसे ही लॉजिक शेयर्स में भी होता है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ शेयर टुडे, इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश। लेकिन शेयर इनफाइनाइट है ना, शेयर का ऐसा थोड़ी बोलेंगे शेयर का खाली 5 साल होता है, इक्विटी शेयर्स परपेचुअल होते हैं। तो उसका पीवी कैसे निकालते हैं, चलो देखो यहाँ लो क्या, ये जरूरी नहीं है वैसे, मैथ्स मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला एक बार समझना है तो ये समझना पड़ेगा। देखो, ए अपॉन आई कॉन्सेप्ट, यू हैव डन दिस इन सीए फाउंडेशन। चलो अब देखो, एन्यूटी, एन्यूटी मतलब क्या, कांस्टेंट अमाउंट, ए अपॉन आई, ए मतलब क्या, एन्यूटी, आई मतलब वो रेट जिस पे तुमको डिस्काउंट करना है, जिसको तुमको डिस्काउंट करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर का ए, उसको डिस्काउंट किया, क्या रेट पे डिस्काउंट किया, ए अपॉन 1 + आई, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर का फिगर डिस्काउंट किया, तो सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा ना, तो ए अपॉन, देखो ए अपॉन 1 + आई, करेक्ट। फिर ए अपॉन 1 + आई द होल क्यूब, ठीक है। फिर ए अपॉन 1 + आई दी, ठीक है। ऐसे करते 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 हमको प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो मुझे ये सब का टोटल चाहिए, मुझे ये सब का टोटल चाहिए, ये सब का टोटल, ये सब का टोटल, टोटल, बराबर है। अच्छा, ओके, तो यहाँ पर देखो, ये सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, टोटल करना है मुझे, प्रेजेंट वैल्यू निकाला हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला हुआ है, इसका टोटल करना है। तो ये जो अमाउंट है ना, वो इनफाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये वाला इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, करेक्ट। अब इन्फिनिटी तक जाएगा तो उसका पीवी कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी सीरीज, ओके, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म ये देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ओके, ये एपीजीपी का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा फाउंडेशन का, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। अच्छा, फिर हमने कॉमन रेशियो निकाला था, कॉमन रेशियो क्या था, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो देखो इधर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ऊपर देखो सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। फिर हमने थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म किया था, तो दोनों में देखो कॉमन रेशियो ही आता है, दिस इज द कॉमन रेशियो। तो ए इज द फर्स्ट टर्म, 1/1 + आई, जिस रेट पे हमको डिस्काउंट करना है, ये कॉमन रेशियो है, बराबर। फिर व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, याद करो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज वाज ए अपॉन 1 - आर, ए अपॉन 1 - आर, करेक्ट। उसमें ए क्या था, ए वाज द फर्स्ट टर्म, आर क्या था, कॉमन रेशियो था, इसको सॉल्व करेंगे ना तो वी गेट ए अपॉन आई, देखो, ओके। तो एनीथिंग विच इज परपेचुअल, उसका पीवी कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए अपॉन आई। एनीथिंग विच इज परपेचुअल का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन 1 + आई, सॉरी ए अपॉन आई, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हमको वो मिलता है। अच्छा, अभी ये दिमाग में रखो और हम लोग वो फॉर्मूला पे जाते हैं, चलो, नाउ वी गो फॉर फॉर्मूला। सर वो ग्रोथ रेट वाला ग्रोइंग एन्युटी भी होता है, देखो नीचे परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी, वो हम लोग गॉर्डन्स के मॉडल में समझते हैं एक बार, ठीक है। अपना जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये D1/Ke - G, हम लोग जो यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखो,
ये फॉर्मूला किधर से आया, उसका डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ठीक है, तो वो हम बाद में करते हैं। पहले हम लोग वॉल्टर फॉर्मूला पहले खत्म करते हैं, चलो। तो आई होप तुमने इतना लिख दिया है, तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि वॉल्टर ने ये फॉर्मूला क्या दिया है, क्या समझाने की कोशिश की। चलो देखो अभी तक, ओके। ओके, समझो ईयर, ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट शेयर्स है ना, शेयर परपेचुअल होते हैं। अच्छा, अभी समझो कंपनी ने कमाया पर शेयर ईपीएस, समझो 10 रुपया, सपोज ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। समझो कंपनी ने ईपीएस कमाया 10 रुपया, ओके। उसमें से कंपनी ने डिविडेंड दिया समझो 4 रुपया। हम समझो कंपनी ने डिविडेंड 4 रुपया दिया, बराबर है। कंपनी ने 4 रुपया डिविडेंड दिया, तो 4 रुपया, ये डी है, डी, डी 4 रुपया, डी 4 रुपया, 4 रुपया। अच्छा, अभी वॉल्टर का कुछ अजम्पशन है कि डी एंड ई विल रिमेन कांस्टेंट। डी एंड ई विल रिमेन कांस्टेंट। सर प्रैक्टिकली तो कांस्टेंट होता नहीं है, बराबर है, करेक्ट है, लेकिन यहां पर उसने कांस्टेंट अज्यूम किया है, ठीक है। तो हर साल डिविडेंड 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 कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट अज्यूम नहीं करे तो उसका फॉर्मूला नहीं बनता है। तो सर ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली इतना यूजफुल नहीं है, हाँ नहीं है, इतना यूजफुल नहीं, इतना एक्यूरेट आंसर देगा नहीं हमको, एक्यूरेसी लेवल इसमें कम हो जाएगा क्योंकि अजम्पशन वैसा किया है, बराबर है। अच्छा, तो यहां पर मैंने क्या बोला, डी डिविडेंड कांस्टेंट, 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया कंटिन्यूस डिविडेंड है, बराबर। चलो इसका पीवी क्या आएगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, ए अपॉन आई कॉन्सेप्ट, ए मतलब एन्यूटी, एन्यूटी मतलब कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट इधर डिविडेंड है, डी, इधर डी है, 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया, तो मैं ए के जगह पे डी लिखता हूँ, और नीचे आई, आई मतलब क्या, वो रेट जिस पे डिस्काउंट करना है। तो हम लोग ये शेयर होल्डर का शेयर प्राइस फाइंड कर रहे हैं, शेयर्स का प्राइस फाइंड कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द शेयर होल्डर, इट इज के। तो आई के बदले में के लिख रहा हूँ, बराबर है। ए इज एन्यूटी, उसके बदले डिविडेंड लिखा मैंने, और आई के जगह पे मैंने के लिखा, बराबर है। अभी सुनना, कंपनी ने कमाया 10 रुपया, कंपनी ने कमाया 10 रुपया, लेकिन ये जो 10 रुपया कमाया कंपनी ने, उसमें से 4 रुपया डिविडेंड दिया, व्हाट अबाउट द बैलेंस 6 रुपया, वो री इन्वेस्ट होएगा, वो री इन्वेस्ट होएगा ना, 6 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये 6 रुपया कैसे लिखता हूँ, देखो मैं, ई माइनस डी चलेगा। ई कितना है, 10 रुपया, ई कितना है 10 रुपया, तो ऊपर लिखने दो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ई कितना 10 रुपया, और डी कितना 4 रुपया, तो 6 रुपया बच गया, बराबर 6 रुपया बच गया। ये मैंने ई माइनस डी 6 रुपया लिखा है, करेक्ट। अब ये 6 रुपया री इन्वेस्ट हुए। अब ये 6 रुपये पे, मैं ईयर 1 की बात कर रहा हूँ, ईयर 1 का 6 रुपया, मैं खाली ईयर 1 के 6 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो ये 6 रुपये पे कंपनी, ये 6 रुपया कंपनी री इन्वेस्ट करेगा 6 रुपीज, उस पर कंपनी आर रेट कमाएगा। समझो कंपनी का रेट 20% है सपोज, अगर 20% है तो ये कितना आएगा, 10 - 4 6, 6 के ऊपर 20% मतलब 0.2, तो कितना आएगा 1.2, तो कंपनी 1.2 कमाएगा, बराबर है। अच्छा, ये 1.2 कितनी बार कमाएगा, परपेचुअल तक ये कमाता रहेगा। इस 6 रुपये, फर्स्ट ईयर के 6 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के 6 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना आएगा, एक बार लिख दूँ वापस में, 10 - 4 6, उस पर 0.2, तो ये कितना हुआ, ये 1.2 हुआ, तो ये 1.2 कंपनी कमाता रहेगा, 1.2 1.2 1.2 1.2 कमाता रहेगा, मतलब फर्स्ट वाले, ये दिस इज अगेन आर ई माइनस डी, अगेन आर ई माइनस डी, तो वापस ये परपेचुअल हो गया, देखो। तो ये सबका पीवी कैसे निकालू मैं, ये सबका पीवी, तो इट विल बी आर अपॉन ई, आर इंटू ई माइनस डी अपॉन के, समझ गया, मैं इतनी बार नहीं लिख रहा हूं। ये 1.2 1.2 1.2 1.2 वो भी तो परपेचुअल हो गया, उसका पीवी निकाला, तो आर
इंटू ई माइनस डी अपॉन के। ये मैंने फर्स्ट ईयर के 6 रुपए की बात की। वैसा ही सेकेंड ईयर, अभी सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर का वापस कंपनी कमाएगा, ई माइनस डी बच गया, 10 रुपया कमाया, डिविडेंड दिया 4 रुपया, बच गया 6 रुपया, 6 रुपया री इन्वेस्ट किया, उस पर कमाया कंपनी ने आर रेट कितना, 20% समझो, तो वापस 6 रुपए का 20% 1.2, तो 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 कमाता रहेगा उसका पीवी। तो वापस ये एन्यूटी डिवाइड बाई के, वैसे थर्ड ईयर में भी होगा, वापस 1.2 1.2 कमाते रहेगा उसका पीवी निकाला, वैसे फोर्थ ईयर में भी होगा 1.2 1.2 कमाता रहेगा। तो ये क्या है, ये वाला फर्स्ट ईयर पे 1.2 कमाया उसका प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर के 1.2 पे कमाता रहेगा कंपनी उसका प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू एज ऑफ ईयर 2, ये वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3, वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये भी तो परपेचुअल हो जाएगा, ये फिगर भी तो ए हो गया अभी, समझ रहे हैं, तो ये भी तो परपेचुअल हो गया, अरे गेटिंग इट। तो ये सबका देखो, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या आने वाला है, आर ई माइनस डी अपॉन, ये ए है अभी, दिस इज ए होल अपॉन वापस के, बराबर है। मतलब कंपनी 4 रुपया डिविडेंड देगा, उसका पीवी निकाला तो ये आ गया, लेकिन वो जो 6 रुपया है ना, 6 रुपया जो कंपनी री इन्वेस्ट करेगा उस पर कंपनी कमाएगा आर, तो फर्स्ट ईयर का जो कमाई है वो परपेचुइटी तक जाएगा, उसका पीवी ये है। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का कमाई जो उस पर कंपनी कमाएगा परपेचुइटी, वो ये है, उसका पीवी, बराबर। फिर लेकिन ये अमाउंट भी तो परपेचुअल रहेगा ना, उसका पीवी, उसका पीवी निकाला तो ये आता है। तो टोटल क्या हो गया, टोटल, तो शेयर का प्राइस आज क्या होना चाहिए, आज शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, शेयर का प्राइस टुडे शुड बी द टोटल ऑफ दीज टू, एक तो डिविडेंड अपॉन के ये प्रेजेंट वैल्यू, और फिर इधर आर अपॉन के ई माइनस डी होल अपॉन के, बराबर है। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, दोनों में नीचे के है देखो, दोनों में नीचे, तो मैंने के को कॉमन कर दिया, तो इधर ऊपर क्या बच गया डी, और इधर क्या आर अपॉन के ई माइनस डी, देखो यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, देखो ऊपर, सीधे ऊपर फॉर्मूला देखो, बराबर है, यही फॉर्मूला है, अंडरस्टूड दिस। चलो अभी वॉल्टर का नोट जरा पढ़ते हैं बुक में से। वॉल्टर्स मॉडल, जेम्स वॉल्टर इज द नेम ऑफ द पर्सन, एंड दिस थियरी कंसिडर्स डिविडेंड एज रेलिवेंट, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया अभी। ओके, उसके अंदर ना ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पी इज द प्राइस ऑफ द शेयर, आर मतलब क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी पर, लेकिन ये अलग अलग नाम देखो, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, सम्स में आता है क्या सर, आर के अलग अलग नाम देखो, प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये भी आर है, सम्स के अंदर आता है, हमको समझ में नहीं आता है फिर क्या लिखा है वो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग, ये भी आर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आर है, बराबर है। अच्छा, के का अलग अलग नाम देखो, व्हाट इज के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला मैंने, या एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो आपको, ये हमको पता है, opportunity cost of capital, this is also K, remember, capitalization rate, this is also K, discounting rate, ये भी K है, याद रखना, ठीक है। E stands for EPS and D stands for DPS, ये तो हमको पता है, ठीक है। वॉल्टर फॉर्मूला capitalizes dividend, ओके मैं थोड़ा इसको कर दूं, capitalizes dividend, ओके, एंड ऑल्सो कैपिटलाइजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग, कैपिटलाइजेस, ये देखो हमने वही किया है, तो ध्यान से देखो, ये डिविडेंड का कैपिटलाइजेशन प्रेजेंट वैल्यू, और ये रिटेन अर्निंग का कैपिटलाइजेशन, मतलब 10 रुपया कमाया, उसमें तो 4 रुपया डिविडेंड था और 6 रुपया रिटेंशन था,
तो वो रिटेंशन को हमने री इन्वेस्ट किया था ना इधर, ये सब वही तो था, तो ये सब वही था। अच्छा, तो ये उसने ऐसे फॉर्मूला समझाया। अच्छा, अभी इसमें मेन बात जो है ना, सुनना ध्यान से, वेरी वेरी केयरफुली। ये फॉर्मूला समझा दिया, फिर उसने आर और के का रिलेशन बताया, आर और के का रिलेशन समझाया है। ठीक है, वो हम लोग एक एग्जाम्पल से और क्लियर समझ पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में एक बात समझना है अपने को। ठीक है, चलो, अभी मेन रिलेशन क्या है बिटवीन आर एंड के, देखो। वॉल्टर बोलता है इफ आर ग्रेटर देन के, सुनना ध्यान से, आर ग्रेटर देन के मतलब क्या? मैंने बोला तुम शेयर होल्डर हो, चलो मैं कंपनी हूं, तुम शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूं, ठीक है, और तुम कंपनी के पास से 10% एक्सपेक्ट करते हो, तुम चाहते हो कि कंपनी 10% तुमको कमा के दे, क्योंकि तुम 10% कहीं और कमा सकते हो, इसीलिए तुम कंपनी के पास से एक्सपेक्ट करते हो, बराबर है? इसीलिए तुम कंपनी के पास से एक्सपेक्ट करते हो, या तो तुम 10% कहीं कमा सकते हो, ओके, तो इसलिए तुम मेरे से 10% कंपनी के पास से मांगते हो, बराबर। आर वो रेट है जो कंपनी तुम्हारे पैसे पे कमाता है, समझो कंपनी कमा सकता है 12%। जरा लॉजिकली सोचो, अगर कंपनी ज्यादा कमा सकता है, तुम्हारा पैसा कहीं इन्वेस्ट करो, तो तुम 10% कमा सकते हो, इसलिए तुम 10% मेरे से मांगते हो, कंपनी से मांगते हो, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन 10% है, लेकिन मैं तुमको 12% कमा के दे सकता हूँ। तो कमाने का स्कोप किसके पास ज्यादा है, शेयर होल्डर के पास कि कंपनी के पास? कंपनी के पास। कंपनी 12% कमा सकता है तुम्हारे पैसे पे, तो क्या करना चाहिए? कंपनी को प्रॉफिट अपने पास रखना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। क्या बोला मैंने? कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, कम डिविडेंड देना चाहिए, प्रॉफिट अपने पास रखना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, कंपनी के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, आर गेटिंग इट? तो कंपनी को प्रॉफिट अपने पास रिटेन करना चाहिए, तो लोअर द पे आउट रेशियो, हायर विल बी द शेयर प्राइस। क्योंकि देखो, प्रॉफिट कंपनी के पास रहे कि शेयर होल्डर के पास रहे, फायदा तो कंपनी के बारे में ही सोचना, सॉरी, फायदा तो हमको शेयर होल्डर के बारे में ही सोचना है। तो अगर प्रॉफिट कंपनी ने रिटेन किया और समझो हमने कमाया, कंपनी ने कमाया, तो फायदा इक्विटी को ही होने वाला है, ओके। तो अगर आर ज्यादा है, तो कंपनी के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, तो कंपनी को प्रॉफिट अपने पास रखना चाहिए, बराबर है? तो इधर है ना, 0% पे आउट, पे आउट कम होना चाहिए, पे आउट कम होना चाहिए, लेकिन कितना कम, कितना हो सकता है? 0%। तो दिस विल गिव द मैक्सिमम शेयर प्राइस। मतलब अगर आर ज्यादा है, आर ज्यादा है, के कम है, तो पे आउट कम होना चाहिए। तो वॉल्टर बोलता है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है? ऑप्टिमम पे आउट है 0%। डिविडेंड दो ही मत, तो 0% पे आउट पे हाईएस्ट शेयर प्राइस आएगा, तुम देखना बाद में। अब एक सम करेंगे, उसके अंदर हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर वो बोलता है आर लेस देन के मतलब क्या? शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, शेयर होल्डर कहीं और ज्यादा कमा सकता है, शेयर होल्डर के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, वो कंपनी से मांगता है 12%, लेकिन कंपनी वो पैसा इन्वेस्ट करके खाली 10% कमा सकता है, कंपनी का कमाने का रेट 10% है, शेयर होल्डर का कमाने का रेट 12% है, वो 12% मांग रहा है कंपनी से, वो कहीं कमा सकता है तभी तो एक्सपेक्ट करेगा। अच्छा, तो मतलब क्या है? शेयर होल्डर के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? शेयर होल्डर का ही फायदा देखना चाहिए, ओके, शेयर होल्डर तू कमा सकता है, जा लेके जा प्रॉफिट, बराबर है? अगर शेयर होल्डर के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, तो डिविडेंड दे दो, जाओ तुम कमाओ, ओके। मतलब डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, ज्यादा पे आउट होना चाहिए। तो आर अगर कम है ना, तो पे आउट ज्यादा होना चाहिए। अरे ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? 100% से ज्यादा थोड़ी होएगा, तो 100% पे आउट इज ऑप्टिमम। तो 100% पे आउट पे ना मैक्सिमम शेयर प्राइस आएगा, आएगा, चेक करते हैं, बराबर है? तो आर ज्यादा है मतलब कंपनी के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, तो कंपनी को प्रॉफिट अपने पास रखना चाहिए, डिविडेंड कम देना चाहिए, तो लोअर पे आउट, हायर शेयर प्राइस। लेकिन आर कम है, के ज्यादा है, आर कम है,
ए ज्यादा है, मतलब शेयर होल्डर के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है। ओके भाई, तुम ज्यादा कमा सकते हो, ले प्रॉफिट लो, जाओ मजा करो, कमाओ, दैट मीन्स पे आउट शुड बी मोर। अच्छा, लेकिन अगर आर और के दोनों इक्वल है, मतलब कोई भी पे आउट रेशियो हो, शेयर प्राइस विल बी सेम। दोनों के पास कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी, किसके पास? शेयर होल्डर के पास और कंपनी के पास, दोनों के पास कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो क्या फर्क पड़ता है? आर इज इक्वल टू के, तो एनी पे आउट, क्या बोला मैंने, एनी पे आउट पे सेम शेयर प्राइस आएगा। समझ में आया? सेम शेयर प्राइस आएगा। दिस इज गिवन बाय वॉल्टर। ओके, लेकिन वॉल्टर का फॉर्मूला काम करेगा ओनली बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस कि आर के कांस्टेंट, डिविडेंड कांस्टेंट, ईपीएस कांस्टेंट। वो कांस्टेंट अज्यूम नहीं किया तो उसका फॉर्मूला काम नहीं करेगा ना। एन्युटी वाला फॉर्मूला कैसे लगाएगा? ए अपॉन आई। तो अगर ये डिविडेंड ये 4 रुपया है, 4 रुपया बाद में 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो काम नहीं करेगा उसका फॉर्मूला। इसलिए उसने फॉर्मूला में अज्यूम किया कि ईपीएस, डीपीएस, आर के, ये सब कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर्मूला का प्रैक्टिकल रेलेवेंस इतना नहीं है, इतना नहीं है। हमको पढ़ना है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, तो हमको हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो नाउ वी टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस। चलो, टेक क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पढ़ो। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी, ईपीएस 8 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? के। applicable to the company is 10%. Company has before it an option of adopting payout ratio 25%, 50%, 75%। तो तीन तीन पे आउट रेशियो दिया हुआ है तुमको। यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पे आउट, कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर प्राइस फाइंड करो। कौन सा मॉडल यूज करना है? वॉल्टर्स फॉर्मूला। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम में डेफिनेटली स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि वॉल्टर के फॉर्मूला से भी शेयर प्राइस मिलता है, गॉर्डन के फॉर्मूला से भी मिलता है, एमएनएम के फॉर्मूला से भी मिलेगा। तो फॉर्मूला का नाम तो उसको देना पड़ेगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो पे आउट रेशियो 3 दिया है, 25%, 50% और 75%। So using Walter's formula of dividend payout, compute the market value of company share if the productivity of retained earning, मतलब क्या क्या होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग? अभी पढ़ा था हम लोग ने, क्या है ये प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग? आर, करेक्ट, दिस इज वैल्यू ऑफ आर, दिस इज वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, और आर कितना? 15%, 10%, 5%। ओके, मतलब है ना, तुमको इधर 9 क्वेश्चंस पूछा है, 9। फाइंड आउट द शेयर प्राइस व्हेन, सर कैसे 9? देखो, फाइंड आउट द शेयर प्राइस व्हेन, सबसे पहले पे आउट रेशियो 25% एंड आर इक्वल टू 15, पे आउट रेशियो 25%, आर 10, पे आउट रेशियो 25%, आर 5। समझा? फिर के बाद उसने पूछा 50%, उसके अंदर 15, 10 और 5, फिर 75% उसके अंदर 15, 10 और 5। एग्जाम में इतना ऐसा 9 कैलकुलेशन वाला सम नहीं आता है, नहीं आता है, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, वो आर और के का रिलेशन मुझे तुमको समझाना है और फिर लिखाना है। तो उसके लिए ये वाला सम परफेक्ट है। तो इसमें 9 कैलकुलेशंस आने वाला है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो अर्निंग पर शेयर कितना है? 8 रुपया, याद रखो, और के 10% है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तुम्हारा अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है, और के ई कितना है? के ई कितना था? अर्निंग पर शेयर 8 रुपया और के 10% है, सॉरी, अर्निंग पर शेयर तुम्हारा 8 रुपया है और के 10% है, ठीक है। चलो, अभी इसमें 3 पार्ट करना पड़ेगा। पहले मैं करता हूं ए फर्स्ट पार्ट, उसमें पे आउट 25% लेते हैं। पे आउट 25% के अंदर 3, आर इक्वल टू पहले क्या है? 15, 10 और 5। ओके, पहले 15, आर इक्वल टू 15%, ठीक है। चलो,
अभी तुम्हारा जो डिविडेंड है वो तो चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द पे आउट रेशियो। डिविडेंड कितना है? 25% पे आउट। 25% किसका सर? ईपीएस का। करेक्ट। तो ईपीएस तुम्हारा 8 रुपया है, तो ये कितना आएगा? 2 रुपया। तो तुम्हारा डी आ गया 2 रुपीज। हाँ, बराबर है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर आ गया तुम्हारा। पे आउट कितना है? 25% है। फाइन, आर हो गया, के हो गया, डी आ गया। चलो अभी फॉर्मूला यूज करते हैं। एज पर वॉल्टर्स मॉडल। अभी हमको 9 टाइम्स लिखना है, तो 9 बार तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार तो लिखो। एक बार तो लिखेंगे। चलो, एज पर वॉल्टर्स मॉडल क्या फॉर्मूला है? शेयर का प्राइस टुडे विल बी इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के होल अपॉन के। बराबर है। चलो, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिविडेंड कितना? 2 रुपया। आर कितना? आर कितना? आर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, तो उसको ना मैं 0.15 लिखता हूँ। क्या लिखेंगे उसको? 0.15। और के कितना लिखेंगे? 0.1। के 0.1 लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ इक्वल टू लिख देता हूँ, ठीक है। और ई, ई कितना है? ईपीएस तुम्हारा 8 रुपया है। अब देखो, ईपीएस 8 रुपया, डी कितना? 2 रुपया। बराबर। होल अपॉन, होल अपॉन नीचे देखो के है, फॉर्मूला में देखो नीचे के, तो के कितना है तुम्हारा? 0.1। बराबर, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड 2 रुपया। आर कितना है? 15%, सो राइट 0.15। के कितना है? 10%, राइट 0.1। ईपीएस 8 रुपया है। बराबर। चलो उसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये? तो कितना आएगा? 2 रुपया प्लस, ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करो, 0.15 इंटू 6, तो ये आता है 9 रुपीज। बराबर है। डिवाइड बाय नीचे 0.1 आ गया। ओके, तो शेयर का प्राइस कितना मिला तुमको? 110 आया ना? 110। बराबर। तो आर इक्वल टू 15, उसके अंदर डिविडेंड, सॉरी उसके अंदर अ, हमने कैलकुलेट किया 110, अभी आर इक्वल टू 10। मैं एक और करता हूँ, फिर बाकी का ऑफकोर्स तुम करोगे। ऑल 9 कैलकुलेशन आई विल नॉट डू। एक मैं और करता हूँ, ठीक है। आर इक्वल टू 10। चलो, पे आउट 25% के अंदर तीनों करना है, फिर 50% के अंदर तीनों, और फिर 75% के अंदर तीनों, ऐसे करना है। बराबर है। चलो, तो अभी मैं एक और कर लेता हूँ। आर तुम्हारा कितना है? 10%। डिविडेंड पे आउट कितना है? वो तो 25% ही है, तो डिविडेंड तुम्हारा 2 रुपया ही रहने वाला है। बराबर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ अब मैं। पी इक्वल टू डिविडेंड 2 रुपया प्लस आर अभी 10% है, के भी 10% है। अच्छा, ईपीएस तुम्हारा 8 रुपया माइनस 2 रुपया होल अपॉन नीचे क्या? के। चलो उसको सॉल्व करो, कितना आता है ये? 80। ये आता है 80। बराबर है, दिस इज 80। करेक्ट। चलो, अभी इसके आगे का तुम करो। चलो स्टार्ट। थर्ड, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू 5%। फिर पे आउट 50% के अंदर तीनों, 75% के अंदर तीनों। चलो करो, आई एम वेटिंग। यू हैव टू सॉल्व दिस, मैं नहीं करूंगा। स्टार्ट करो। थर्ड वाले का आंसर आता है 50 रुपया। ठीक है, डू करो, तुम आगे करो, खत्म करो इसको।
पे आउट 25%, उसके अंदर आर 15% में हमको आंसर आया था 110 रुपया। पे आउट 25% में तुमको इधर 80 मिला, और पे आउट 25% में तुमको इधर 50 मिल रहा है, बराबर। आई गॉट वन आंसर। चलो इसके आगे का तुम सॉल्व करो, देन आई आस्क यू। सॉल्व करो पहले। के ई तो रहेगा 10%, वो फिक्स है। के ई 10% है। चलो पे आउट 50% में, पे आउट 50% का आंसर बोल रहा हूं। आर इक्वल टू 15 क्या आंसर है? आर इक्वल टू 15 क्या आंसर आता है? 100। आर इक्वल टू 10 में आंसर कितना आता है? आर इक्वल टू 10 में 80, दैट इज फिक्स्ड। 80 आता है इसमें। और आर इक्वल टू 5 में ये वाला 60। ओके। चलो आर इक्वल टू 75% में बोलो फटाफट आंसर। आर इक्वल टू 75% में पहले वाले का आंसर क्या मिला? 90। सेकेंड वाले का तो 80 मिला होगा। थर्ड वाले का क्या मिला? थर्ड वाले का 70। थर्ड वाले का 70 मिल रहा है, बराबर है। ओके। चलो आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस। एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस, तो मैं आगे बढ़ूं। ओके चलो, आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ, पे अटेंशन। तो तुमको ये सब आंसर्स मिला है, ठीक है। फिर तुम आर और के का रिलेशन देखो। के 10% है और आर 15% है। के 10% है, आर 15% है, मतलब इधर आर ग्रेटर देन के हुआ, बराबर।
इधर R 5% है और K 10% है, मतलब R लेस देन K हुआ, और R 10%, K भी 10%, तो R इक्वल टू K हुआ। अब सुनो, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर R ज्यादा है K से, मतलब कंपनी के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ज्यादा कमा सकता है, उसमें भी शेयर होल्डर का ही फायदा है। तो अगर कंपनी ज़्यादा कमा सकता है तो कंपनी को प्रॉफिट अपने पास रखना चाहिए, तो पे आउट रेशो कम होना चाहिए। तो जितना पे आउट रेशो कम, शेयर प्राइस हायर। देखो इधर, ये 25% पे आउट में क्या आंसर आया, 110। 50 में आंसर देखो, 75% में देखो आंसर, सबसे हाईएस्ट आंसर, हाईएस्ट शेयर प्राइस किधर आया, 25%। तो लोअर पे आउट, हायर शेयर प्राइस। अरे लोअर मतलब कितना लोअर हो सकता है, जीरो। जीरो से लोअर तो नहीं हो सकता है, तो 0% पे आउट विल गिव यू द हाईएस्ट शेयर प्राइस। अच्छा, आर लेस देन के, आर लेस देन के, आर लेस देन के मतलब क्या, शेयर होल्डर के पास कमाने का स्कोप ज्यादा है, कंपनी के पास कमाने का स्कोप कम है, आर कम है। तो ठीक है, कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट लेके जाओ, जाओ लेके जाओ, प्रॉफिट लेके जाओ, तुम कमाओ, जाओ तुम कमाओ। तो क्या करना चाहिए, पे आउट ज्यादा होना चाहिए, तो हायर पे आउट देखो ना, 75%। 75% पे हाईएस्ट शेयर प्राइस है, देखो दिख रहा है, 75% पे हाईएस्ट शेयर प्राइस। अभी तुम्हारा पे आउट रेशो और बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 75, 80, 90, 100 से ज्यादा थोड़ी बढ़ सकता है। जो कमाया पूरा डिविडेंड दिया, और क्या उससे ज्यादा क्या होगा। तो 100% पे आउट विल गिव यू हाईएस्ट शेयर। अच्छा, लेकिन आर इक्वल टू के में देखो, ऑब्जर्व करो, आर इक्वल टू के में हर जगह पे तुम्हारा शेयर प्राइस सेम ही है, बराबर है। आर इक्वल टू के में देखो शेयर प्राइस इक्वल आ रहा है, कैन यू सी, बराबर है। ओके, चलो, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड के। तो अभी इसको हम लोग लिख देते हैं। आई होप यू हैव कॉपीड दिस, ये जो मैंने बनाया है तुमने वो कॉपी किया है, ठीक है, कॉपी किया तुम लोग ने, कर लो, चलो कॉपी, राइट डाउन, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, relationship between R and K. ठीक है, अभी लिखो, नीचे लिखो, नंबर वन, इफ R ग्रेटर देन K, if R greater than K, number one, if R greater than K, comma, it means that company has better investment opportunity. It means that company has better investment opportunity. R greater than K मतलब क्या होता है, it means that company has better investment opportunity as compared to the shareholders, as compared to the shareholders, as compared to the shareholders। ऐसे भी बोल सकते हो कि जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कंपनी ज्यादा कमा के दे रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। फुल स्टॉप। therefore company should retain, therefore company should retain more profits, therefore company should retain more profits, company should retain more profits, that is at higher payout, that is at higher payout share price will be high, that is at higher payout share price will be high, full stop। The optimum payout ratio can be 100%, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, at lower payout share price will be high, payout कम होना चाहिए ना, at lower payout share price will be high, full stop। Therefore optimum payout ratio will be, 0%, बराबर है, मैंने गलत बोल दिया पहले, अभी ठीक है। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0%, where the share price will be maximum, where the share price will be maximum, highest, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट, नंबर टू, नीचे लिखो, इफ आर लेस देन के,
if R less than K. अच्छा, अगर R कम है, K ज्यादा है, इट मीन्स लिखो, इट मीन्स shareholders have better investment opportunity. It means shareholders have better investment opportunity. And therefore, at higher payout, share price will be high. That is, company should distribute more profits. अगर शेयर होल्डर ज्यादा कमा सकता है तो उनको प्रॉफिट ज्यादा दे देना चाहिए, लेके जाओ, राइट? वैसे फुल स्टॉप. The optimum payout ratio will be 100%. The optimum payout ratio will be 100%, where the share price will be the highest. Okay, चलो. Third one, if Sir, R equal to K. sir, क्या बोला मैंने? If R equal to K. Third one, if R equal to K, that means both shareholders and the company have equal investment opportunity. And therefore, at any payout, share price will be the highest. And therefore, at any payout, share price will be the same. Share price will be the same. ओके, चाहे कोई भी पे आउट हो, शेयर प्राइस तुम्हारा सेम रहने वाला. देखो, आर और के अगर इक्वल है, 10 है, तो 80 आया ना आंसर. ओके,